टॉपिक हम कवर करते हैं एक-एक करके और इसमें काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। इसमें जैसे कि जावास्क्रिप्ट के बारे में जान लेंगे, थोड़ी हिस्ट्री जान लेंगे, फिर वेरिएबल्स क्या होते हैं और किस तरह से अलग-अलग तरीके के वेरिएबल्स क्या होते हैं। डाटा टाइप नहीं लिखा, डाटा टाइप भी यहाँ पे आ जाएगा। डाटा टाइप्स जान लेंगे इसमें, फिर इफ एल्स कैसे यूज़ करते हैं, फोर लूप कैसे यूज़ करते हैं, स्विच केस कैसे करते हैं, एरे क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, ऑब्जेक्ट क्या होता है, फंक्शंस कैसे यूज़ करते हैं और कितने तरीके के फंक्शंस होते हैं। तो ये चीज टारगेट रखते हैं आज। इतना अगर हो गया तो हम बेसिक एक हमें कवर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा एडवांस टॉपिक जावास्क्रिप्ट के जो मतलब इंटरमीडिएट, नॉट वेरी एडवांस, इंटरमीडिएट टॉपिक हम कवर करेंगे, जिससे आपको जब भी आप काम करोगे और जहां पे जावास्क्रिप्ट का कोई काम आया तो एकदम से आप परेशान नहीं होगे, आप हैंडल कर लोगे वो चीजें। तो सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट के बारे में ही कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट क्या है आपके लिए? एक तो जावास्क्रिप्ट समझना थोड़ा इजी रहेगा क्योंकि आप लोग ऑलरेडी सी शार्प जैसी लैंग्वेज पढ़ के आ चुके हो। और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो एक म्यूजिक की तरह होती है। अगर आपको पता होगा कि जैसे म्यूजिक में एक इंस्ट्रूमेंट अगर आप सीख लेते हो तो दूसरा इंस्ट्रूमेंट सीखना इज वेरी इजी। वैसे ही यहाँ पे भी है कि अगर आपने एक लैंग्वेज सीख ली तो दूसरी लैंग्वेज सीखना बहुत इजी है। कंफर्म कर लेता हूँ मैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है। यस। तो जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? जो क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हालांकि ये गलत है, अभी करेक्ट करूंगा। मतलब जब ये बनी थी तो ये प्रॉपर क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। कि मतलब क्लाइंट साइड का मतलब क्लाइंट का जब भी नाम हो वेब टेक्नोलॉजी में तो क्लाइंट का मतलब होता है ब्राउजर। तो ऐसी लैंग्वेज जो ब्राउजर पे ऑटोमेटिकली रन हो जाती है। ऑटोमेटिकली मतलब कोई जादू नहीं है। जो कंपनीज ब्राउजर बनाती हैं वो लोग ऑटोमेटिकली अपने ब्राउजर को जावास्क्रिप्ट कंपैटिबल बनाती हैं। कौन सी कंपनी ब्राउजर बनाती है? जैसे गूगल ने बना रखा है गूगल क्रोम, गूगल माइक्रोसॉफ्ट ने बना रखा है एज, इंटरनेट एज एक्सप्लोरर। आई। करेक्ट, ये सब माइक्रोसॉफ्ट ने। तो जब ये लोग अपना ब्राउजर बनाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट को कंपैटिबल बनाते हैं। इसीलिए आप एक चीज देखोगे क्योंकि ये सब अलग अलग कंपनीज है ना, माइक्रोसॉफ्ट अलग कंपनी है, गूगल अलग कंपनी है, मोजिला अलग प्रोडक्ट है। तो कुछ जावास्क्रिप्ट की कुछ चीजें होंगी ना वो एक पर्टिकुलर ब्राउजर पे चलेगी, किसी पर्टिकुलर ब्राउजर पे नहीं चलती। तो ये भी कई चीज आप आगे देखोगे। और इसकी पूरी लिस्ट होती है कि कौन कौन सी फंक्शनैलिटी कौन कौन से ब्राउजर पे चलेगी। वो एक लिस्ट होती है, वो इजिली मिल जाती है आपको, उसमें कोई ढूंढने में कोई दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है। बट मेजर पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट हर ब्राउजर पे चलता है, जो मेन मेन ब्राउजर होते हैं। और हम जो प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे सबसे पॉपुलर ब्राउजर इस समय जो दुनिया में है क्रोम, वही यूज करेंगे। और क्रोम पे अगर चलता है तो हम मानेंगे कि ठीक है। और हम जो पढ़ेंगे वो बेसिकली सब कुछ सारे ब्राउजर पे चलेगा। तो ये हमने पढ़ लिया जावास्क्रिप्ट क्या है। बहुत ही स्पेसिफिक क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ब्राउजर पे रन होती है। लेकिन ये जैसे मैंने बताया कि पूरा सत्य नहीं है। 2009 में चेंज हो गया था। 2009 में एक और कंपनी आई नोड जेएस नाम के कंसेप्ट को लेके। ये एक अलग टेक्नोलॉजी मान लो। इसकी हेल्प से इसकी हेल्प से जावा स्क्रिप्ट का कोड अब हम सर्वर साइड पे भी चला सकते हैं। सर्वर साइड क्या होता है? क्लाइंट और सर्वर आप लोगों को मैंने पहले बता रखा है ऑलरेडी। क्लाइंट होता है, सर्वर होता है। सर्वर यस। जहां पे आपका कोड पड़ा होता है, क्लाइंट जो आपका दिखाता है। ब्राउजर क्लाइंट होता है, सर्वर मतलब एक जगह है जहां पे आपका कोड पड़ा होगा, जब भी आप रिक्वेस्ट भेजोगे सर्वर पे जाएगी, क्लाइंट उसे दिखाएगा। इतना काम होता है। तो नोड जेएस अपना एक सर्वर बनाता है। ये एक और टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे डिटेल में। बट एक जेनरिक बता रहा हूं कि ये अपना सर्वर बना, इसने 2009 में एक अपना सर्वर बनाया। और क्लाइंट साइड लाइब्रेरी जो जावा स्क्रिप्ट थी उसको भी इसने सर्वर साइड बना दिया कि अब ये जावास्क्रिप्ट नोड जेएस पे भी चल जाती है। तो बेसिकली, अच्छा, सर्वर साइड और क्लाइंट साइड अलग अलग लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ती है? बेसिकली क्लाइंट साइड का मतलब है वो ब्राउजर पे चलेगी। और मान लो ब्राउजर पे चलेगी और डाटाबेस आपका एक दूसरे सर्वर पे है। डाटाबेस तो सर्वर है। डाटाबेस से क्लाइंट साइड कनेक्टिविटी हो नहीं पाती डायरेक्टली। तो हमें किसकी जरूरत पड़ती थी? हमें दूसरी सर्वर साइड लैंग्वेज की जरूरत पड़ती थी। लाइक सी शार्प, जावा, इन सब की जरूरत पड़ती थी। जो क्या करते थे?
जो डाटाबेस से कनेक्टिविटी वगैरह करके डाटा वगैरह लेके आते थे और वो चीज फिर ब्राउजर पे दिखाते थे। लेकिन हर बार ब्राउज सर्वर पे जाओगे, डाटा लेके आओगे, ब्राउजर पे दिखाओगे तो मुश्किल होगा। तो बहुत सारा काम जो क्लाइंट साइड पे ही हो सकता था, उसको हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कर लेते थे। लेकिन जावास्क्रिप्ट अपने आप में पहले कंप्लीट लैंग्वेज नहीं थी कि अगर जावास्क्रिप्ट से आप चाहो कि पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बना दो, बड़ा अमेजोन वेबसाइट बना दो, तो वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन 2009 के बाद से जब से नोड जेएस आया और ये सर्वर साइड लैंग्वेज भी बन गई, तब से अकेले जावास्क्रिप्ट में ही आप पूरा कोडिंग कर सकते हो। आपको किसी और दूसरी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। आप पूरी वेबसाइट जावास्क्रिप्ट में भी बना सकते हो। लेकिन हमारे कोर्स में हम अभी सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सर्वर साइड की ऑलरेडी आप माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट कोर ये टेक्नोलॉजी पढ़ चुके हो। तो हम जो कवर करेंगे वो क्लाइंट साइड की जावास्क्रिप्ट कवर करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई है? कोई दिक्कत या परेशानी? ठीक है सर। ठीक है, ये तो बड़ी बेसिक सी बात थी। दूसरा है हिस्ट्री, कि भाई आई कब जावास्क्रिप्ट। तो बहुत हिस्ट्री में जाओगे आप, अगर पढ़ोगे इसकी हिस्ट्री, तो बहुत सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें हुई हैं। बट ये तीन मेन हिस्ट्री है इसकी। अगर इंटरव्यू में कभी कोई पूछता है कि जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री के बारे में बताओ, तो अगर ये तीन चीज बता दोगे तो इट्स मोर देन इनफ। पहली चीज क्या है कि भाई बनी कब? तो 1995 में बनी थी। और ये एक पर्सन थे, ब्रेंडन ईच करके नाम था। अब पता नहीं इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं, आइच बोलते हैं, ईच बोलते हैं, पर ब्रेंडन बोल दो। ब्रेंडन नाम के इंसान से जिन्होंने जावास्क्रिप्ट बनाई थी। उसके बाद वर्जन 1, वर्जन 2, ऐसे बहुत सारे वर्जन आते रहे। पर जो अगला मेजर चेंज देखने को मिला, वो मिला 2009 में, जब नोड जेएस, इसके नोड जेएस पहले भी काम करता था, ऐसा नहीं था कि 2009 में ही बनाए। लेकिन जब नोड जेएस ने जावा स्क्रिप्ट को अपने सर्वर पे रन किया और एक सर्वर साइड लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर दिया, ये दूसरा बड़ा चेंज था। और तीसरा जो अभी तक का सबसे बड़ा चेंज है, वो 2015 में हुआ, जब एक्मा स्क्रिप्ट 6, एक्मा स्क्रिप्ट कुछ नहीं है, जावा स्क्रिप्ट का ही समझ लो स्टैंडर्ड नेम एक्मा स्क्रिप्ट है। जैसे हम लोग बात करते हैं हिंदी में, लेकिन हमारी लिपि है देवनागरी लिपि, तो देवनागरी एक स्टैंडर्ड नेम हो गया हिंदी का। तो वैसे ही जावास्क्रिप्ट का एक स्टैंडर्ड नेम समझ लो एक्मा स्क्रिप्ट है। दोनों को इंटरचेंजेबली भी कई जगह कई बार यूज होता है। तो जब एक्मा स्क्रिप्ट 6, इससे पहले 1, 2, 3, 4, 5 थी, वो पुराने ही वर्जन पे थी। मतलब उनका उनमें मेजर चेंज नहीं होते थे, थोड़ा बहुत चेंज करके ले आते थे। लेकिन 2015 में मेजर चेंजेस के साथ एक्मा स्क्रिप्ट 6 रिलीज हुआ। तो ये तीन मेजर चेंजेस आए जावास्क्रिप्ट में। मेनली आपको ये याद रखना है, क्योंकि एक्मा स्क्रिप्ट 3, 6 और इससे पहले की जावास्क्रिप्ट बहुत डिफरेंट है। अब 2015 के बाद अब 2024 आ चुका है, तो अब जाहिर सी बात है यही वाली यूज होती है। बट कहीं बहुत पुराना कहीं सिस्टम चल रहा होगा, तो हो सकता है वो बहुत पुरानी यूज कर रहे हो, जो 2015 से भी पुराना सिस्टम और किसी ने अपग्रेड ही नहीं किया, तो वहां पे हो सकता है पुरानी जावास्क्रिप्ट यूज हो रही हो। लेकिन अब हर जगह ECMAScript 6 ही यूज होगी, और ये एक नया वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट है। ठीक वही कहानी जो मैंने आपको बताई थी डॉट नेट और डॉट नेट कोर वाली, उसको यहां से रिलेट कर लो। कि जब इन्हें लगा कि यार इतनी पुरानी लैंग्वेज 1995 में बनी थी, बताओ, कि जब इतनी पुरानी चीजें आप कितना भी उसमें अपग्रेड कर दो, आप उसे बहुत परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर सकते उसका, जब तक आप उसे शुरू से अच्छे से रिडेवलप नहीं करोगे। तो हालांकि इन्होंने शुरू से रिडेवलप नहीं किया, बट बहुत मेजर चेंजेस कर दिए जावास्क्रिप्ट में। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है सर। ठीक है। तो ये तो हो गई थ्योरी की बात, लेकिन हम ज्यादा थ्योरी पे अब फोकस नहीं करेंगे। और भी थ्योरी है इसकी, लेकिन वो हमसे ज्यादा रिलेटेड नहीं है, वो तो कहानियां हैं। हम अब थोड़ा सा करके देखते हैं कि है क्या जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कैसी है क्या नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको एक वही टूल चाहिए। तो हम कौन सा टूल यूज करते हैं? विजुअल स्टूडियो कोड। बहुत सारे रीजन है, एक तो फ्री है, लाइट वेट है और मोस्ट पॉपुलर है। सबसे पॉपुलर टूल जावास्क्रिप्ट या फ्रंट एंड लाइब्रेरी को यूज करने के लिए विजुअल स्टूडियो ही है, विजुअल स्टूडियो कोड ही है। इसका नाम विजुअल स्टूडियो कोड है। हालांकि ये ऐसा टूल है जिसके साथ आप C# जावा कोई सा भी कोड कर सकते हो, लेकिन
फिलहाल जो इंडस्ट्री में ज्यादातर यूज होता है वो डॉटनेट यूज होता है विजुअल स्टूडियो के साथ ही। अभी तक हम विजुअल स्टूडियो यूज करते हैं, और फ्रंट एंड का काम जो करते हैं रिएक्ट जेएस, एंगुलर, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, उसको विजुअल स्टूडियो कोड में करते हैं। तो सेम काम करना है आपको, ओपन फाइल नहीं फोल्डर करना है। डेस्कटॉप पे अपना एक फोल्डर बना लो, आईटी एक्सपर्ट सैरा, हमारा जुलाई चल रहा है तो जुलाई 2024 लिख लेता हूं नाम इसका। इसे सेलेक्ट कर लो। अब जावास्क्रिप्ट कहां पे चलेगी? क्लाइंट पे चलेगी। क्लाइंट पे मतलब ब्राउजर पे चलेगी। अब सिर्फ अगर मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल बना दूं और सोचूं ये रन हो जाएगी क्लाइंट पे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको जावास्क्रिप्ट को देना पड़ेगा किसी ना किसी एचटीएमएल फाइल के बीच में। तो एचटीएमएल फाइल के अंदर आप जावास्क्रिप्ट को यूज करोगे। तो बेसिकली आपका जो वेसल होगा वो एचटीएमएल फाइल होगी, उसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हो। खाली जावास्क्रिप्ट को चला के आप रन करोगे तो कुछ नहीं होगा, वो अपने आप में रन होने की काबिलियत नहीं रखती। उसके लिए कोई एक मीडियम चाहिए। वो मीडियम क्या बनेगा? एचटीएमएल का कोड बनेगा, एचटीएमएल की फाइल बनेगी। तो सबसे पहले तो एक एचटीएमएल की फाइल बना लेते हैं। विजुअल स्टूडियो का कोड का मैंने बेसिक लास्ट क्लास में बताया था। सेम वही है जैसे अपना विजुअल स्टूडियो था। यहाँ पे आप अपना फोल्डर बना सकते हो। पारस आप नहीं थे तो मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे आप जाओगे तो आपकी जो भी फाइल वाइल बना रखी होंगी वो दिख जाएगी। जैसे वहां पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर था, यहाँ पे इसका नाम एक्सप्लोरर है। अभी हमने कुछ भी नहीं बनाई तो कुछ भी नहीं दिख रहा, अभी बनाएंगे तो दिख जाएगी। यहाँ पे कुछ सर्च करना हो, किसी भी फाइल के अंदर कोई सा भी कंटेंट सर्च करना होगा, यहां से कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, आपको गिटहब का जो गिटहब है वहां पे अपनी रिपोजिटरी वगैरह पहुंचानी हो तो यहां से यूज कर सकते हो। ये क्या है? ये रन एंड डिबग है। बेसिकली सर्वर साइड प्रोग्रामिंग सी शार्प वगैरह के लिए ज्यादा यूज होता है। सी शार्प वगैरह का कोड अगर आप इसमें चलाना चाहो तो इसके थ्रू यूज कर सकते हो। और ये क्या है, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड बहुत ही लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, तो ये अपने साथ कोई भी एडिशनल फीचर नहीं देता। जैसे विजुअल स्टूडियो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली डाउनलोड करके दे देता है, ये कुछ भी अपने साथ नहीं देता डाउनलोड करके। आपको कुछ भी चाहिए एडिशनल चीजें, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, तो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। हमने अभी एक लाइव सर्वर डाउनलोड कर लिया है। कैसे करते हैं? यहाँ पे लाइव सर्वर टाइप करो। मैंने डाउनलोड कर रखा है इसलिए मेरे में आ रहा है, आपके में नहीं आएगा। तो आप लाइव सर्वर टाइप करो। जो भी ये पहले वाला है, बहुत सारे लोगों का होगा लेकिन ये वाला वर्जन, ये वाला यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। लाइव सर्वर से फायदा क्या होता है कि आप जो भी चेंज करते हो वो ऑटोमेटिकली लाइव आपका चेंज क्लाइंट साइड पे मतलब ब्राउजर पे दिख जाता है, आपको बार बार एप्लीकेशन बंद करके खोलनी नहीं पड़ती। क्लियर है पारस? हाँ जी सर। ठीक है। तो पहले एक वेसल बना लेते हैं। फाइल बनाने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, फोल्डर बनाने के लिए यहाँ पे। ये काम है रिफ्रेश करने का, और ये है कि आपकी जो फाइल बनी होंगी तो कोलैप्स करना हो या बड़ा करना हो तो उसके लिए। फिलहाल हम एक फाइल बना रहे हैं index.html, कोई भी नाम ले सकते हो लेकिन जनरली पहली फाइल का नाम index.html यूज होता है, तो हम index.html ही यूज ले कर रहे हैं। इसमें HTML का एक बेसिक कोड लिख देते हैं। हमें अपने हाथों से लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करो तो ऑटोमेटिकली इस पे क्लिक करोगे तो एमएट नाम का एक टूल होता है, इनबिल्ट होता है विजुअल स्टूडियो कोड के साथ। इस ये ऑटोमेटिकली आपके लिए बेसिक कोड लिख देगा। क्या है ये? बता रखा है कि भाई HTML है ये, और हेड पोर्शन है ये, बॉडी है ये, HTML है ये। HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब आपको क्या करना है? जावास्क्रिप्ट का कोड करना है। तो उसके लिए आप एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाओगे। जनरली जो हम जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं उसका नाम स्क्रिप्ट, जो पहली फाइल होती है उसका नाम स्क्रिप्ट लिखते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? ये कोई खास ऐसे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। जैसे HTML की पहली फाइल का नाम इंडेक्स लिखते हैं, एक पूरी इंडस्ट्री में स्टैंडर्डाइजेशन चला रखा है, वैसे ही जावास्क्रिप्ट की पहली फाइल का नाम स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। आप कुछ और भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। इसका एक्सटेंशन होता है JS,
तो हमने JS करके लिख दिया, HTML का एक्सटेंशन होता है HTML। क्लिक कर दिया तो एक जावास्क्रिप्ट की फाइल आ गई। अब इस फाइल में हम अपना पूरा कोड लिखेंगे, और जो भी कोड लिखेंगे वो अपने आप से चल नहीं पाएगा, उसे index.html के अंदर चलाना पड़ेगा। तो कैसे चलाएंगे? हमें यहाँ पे कहीं पे भी, हम जनरली यहाँ पे दे रहे हैं, हालांकि सही तरीका है आप कभी हेड पे दो, वो आपकी कंपनी टू कंपनी वैसे स्टैंडर्डाइजेशन भी डिपेंड करता है। कुछ लोग फुटर में देते हैं, कुछ लोग हेडर में देते हैं, पर कहीं पे भी दे दो। आपको एक रेफरेंस देना होता है कि भाई इस index.html की फाइल जो है ना, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल को यूज करेगी। जब तक आप ये रेफरेंस नहीं दोगे, तब तक इंडेक्स को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी वाली फाइल यूज भी करनी है या नहीं करनी। तब तक आपका कोई कोड आपको दिखेगा नहीं। तो रेफरेंस देने के लिए क्या करना होता है? स्क्रिप्ट सोर्स, कि भाई कहां पे है आपकी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब कि कौन सी स्क्रिप्ट फाइल यूज कर रहे हो। तो मैंने कहा सोर्स क्या है, कंट्रोल स्पेस करो, अपने आप लोकेशन बता देगा। अभी तो स्क्रिप्ट जो JS क्योंकि सेम ही लोकेशन पे है, सेम ही फोल्डर के अंदर है, इसीलिए सीधा यहां पे आ गया। अगर किसी दूसरे फोल्डर के अंदर होता तो अलग आता। फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक फोल्डर बना लेता हूं फोल्डर का नाम रख लेते हैं JS, और अगर इस फोल्डर के अंदर न्यू फाइल बनाता मैं, और first.js कुछ ऐसे लिख देता, और इस फाइल को अगर मुझे index.html में रेफरेंस देना होता, तो फिर से वही कंट्रोल स्पेस, इस बार JS फोल्डर के अंदर फर्स्ट जो JS इस तरह से देना होता। कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल जिस लोकेशन पे जाना है वही आपको रेफरेंस देना होता है। हमें script.js का लेना था, तो script.js का हमने ले लिया। बंद करो, ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट आपकी ऐड हो गई। अब जब भी आप इस index.html को रन करोगे, तो ये script.js का कोड भी आपका ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, क्योंकि वो आपने index.html में ऐड कर दी है। यहां तक कोई दिक्कत या परेशानी तो बताओ। ठीक है सर, अंडरस्टूड। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप लोगों को बहुत आसान लगेगी ये, क्योंकि आप C# पढ़ चुके हो, तो आपको लगेगा भाई तो सब कुछ वैसा ही है, बस थोड़ा थोड़ा लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। सबसे पहले क्या किया था हमने C# में? console.writeline किया था। यहां पे क्या हाँ करते सर। हैं? console.log करते हैं, और वेलकम टू IT एक्सपर्ट सर। यही कोड लिख देते हैं खाली, और चेक करते हैं कि ये कोड कहां पे दिखेगा। थोड़ा सा मैं आपको बहुत ही ज्यादा बेसिक नहीं बताऊंगा, थोड़ा ऐसा बताऊंगा जो बेसिकली आपके काम के लिए ज्यादा हो, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी C# सीख के आए हो। राइट क्लिक करूंगा, आपको लाइव सर्वर पे रन करना है, तो ओपन विद लाइव सर्वर खुल जाएगा। आप कहोगे अरे आपने तो कोड लिखा था, यहाँ पे आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो यहाँ पे HTML की चीजें आती हैं ब्राउजर पे, HTML में कुछ वो लिखना पड़ेगा। करेक्ट, जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली नहीं आएगा। अभी तो index.html में कुछ भी हमने बॉडी वॉडी के अंदर कुछ लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पे HTML की चीजें आती हैं। जावास्क्रिप्ट की चीज यहाँ पे नहीं दिखेगी। कहां पे दिखेगी? हमने बोला है भाई कंसोल के अंदर लॉग कर, तो कंसोल ढूंढना पड़ेगा हमें। कंसोल कहां पे मिलता है? राइट क्लिक करो, एस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करो, और यहां पे ये कंसोल दिख गया आपको। ये सब फेल वेल क्यों आ रहा है इसकी टेंशन नहीं लेनी अभी आपको, ये अपने कुछ आइकन वाइकन ढूंढता है, ये ब्राउजर की दिक्कत है, हमारी दिक्कत नहीं है ये। हम क्या करेंगे? क्लियर कर दो इसे। यहां पे ऑप्शन आ रहा है देखो, क्लियर करने का, यहां पे क्लिक करोगे तो पूरा क्लियर कंसोल हो जाएगा। अब दोबारा से रिफ्रेश कर दो, तो वेलकम टू IT एक्सपर्ट सारा इस कंसोल में आपको दिख गया। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है सर। अब अगला टॉपिक क्या था हमारा? वेरिएबल। अगली बार हमने C# में भी वेरिएबल सीखे थे। अब इसमें मैं चाहे एक लाइन लिखाऊं चाहे 5 लाइन लिखाऊं, वो सब प्रिंट हो जाएगा। तो हम एक ही लाइन लिखेंगे। एक और लाइन चलो लिख के देख लेते हैं। Ctrl+S किया और वापस गए यहां पे, तो ये देखो लाइव सर्वर का यही फायदा है
कि वहां पे कंट्रोल एस करोगे, यहां पे ऑटोमेटिकली लाइव सर्वर उठा लेगा कोड, तो यहां पे प्रिंट हो गया। अब कुछ वेरिएबल देखते हैं कि किस किस तरह के वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल डिफाइन करने का, हाँ कोई क्वेश्चन है, कोई बोल रहे हैं कुछ? नहीं, ठीक है। अब वेरिएबल डिफाइन करने के 3 तरीके हमें दिए गए हैं, यहां पे बताता हूं 3 तरीके। एक तरीका है वेर, एक तरीका है लेट, एक तरीका है कांस्टेंट। इन 3 तरीकों में से ये बहुत पुराना तरीका है, ये मतलब जब जावास्क्रिप्ट शुरू से बनी थी तब से ही ये बन गया था, तो ये पुराना तरीका है, इसको हम अब अवॉइड करेंगे, इसको अब ये बहुत अब यूज नहीं होता। हालांकि चलेगा, अगर वेर करके भी डिफाइन करोगे तो चलेगा, लेकिन ये यूज होता नहीं। एक्मा स्क्रिप्ट 6 में आए थे ये दोनों, जो मैं बोल रहा था ना 2015 में एक्मा स्क्रिप्ट 6 आई थी, तो उसमें लेट और कॉन्स्ट आए थे। पहले कॉन्स्ट का मतलब क्या है? कॉन्स्टेंट, कि कोई वैल्यू जो चेंज नहीं होती उसे कॉन्स्टेंट बोलते हैं। तो पहले सिर्फ वेर करके ही आपको डिफाइन करना पड़ता था सारे वेरिएबल। अब अगर आपको कोई ऐसी वैल्यू डिफाइन करनी है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, तो उसके लिए लेट, और कोई ऐसी वैल्यू जो चेंज नहीं हो सकती उसके लिए कांस्टेंट। तो हम लेट करके डिफाइन करते हैं। अभी मैं वो भी करके दिखा दूंगा, वेर वाला भी दिखा दूंगा। 10 डाल दिया इसमें, वेर A1 ऐसे लिख लेते हैं। वेरिएबल के नाम यहां पे भी आपके हाथ में है, जैसे सी शार्प में आपके हाथ में थे वैसे आपके हाथ में है यहां पे भी। कांस्टेंट क्या चीज, कांस्टेंट में क्या चीज डिफाइन करते हैं? जैसे पाई की वैल्यू हो गई 3.14, ये हमेशा कॉमन रहता है, कोई चेंज वेंज नहीं होता। तो जो चीज कॉमन रहती है, कभी चेंज नहीं होती, उसे कांस्टेंट में डिफाइन कर देते हैं। और बहुत यूजफुल है, आप इसे मत समझना कि ये कम यूजफुल है। आपको मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कांस्टेंट में चीजें कई सारी मिलेगी। क्यों? दूसरा फायदा, एक फायदा तो ये है कि जो कभी चेंज नहीं होता। दूसरा फायदा ये है ना कि कभी मैंने गलती से यहां पे चेंज करने की कोशिश की ना, तो एरर दे देगा। तो जो दूसरा डेवलपर होगा, कोई दूसरा तीसरा चौथा डेवलपर होगा जो ये चेंज करने की कोशिश कर रहा होगा, वो समझ जाएगा भाई एरर है, अच्छा इसे चेंज नहीं करना। तो बहुत सारे फंक्शंस या मेथड, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट में आप अकेले डेवलपर काम नहीं कर रहे होगे, बहुत सारे डेवलपर काम कर रहे होंगे। तो बहुत सारी चीज आप चाहते हो कि भाई मैंने बनाई है और इसे मैं चेंज नहीं करना चाहता, कोई गलती से चेंज ना कर दे मेरा, तो वहां पे कांस्टेंट लेना इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कांस्टेंट। सी शार्प में उतना ज्यादा ये कांस्टेंट का यूज नहीं होता जितना यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में होता है। जावास्क्रिप्ट में काफी इंपॉर्टेंट है। अब प्रिंट करा लेते हैं। A1 अलग अलग लाइन में करा लेते हैं, चलो। A2 और पाई, वापस आएंगे तो ये तीनों वैल्यू प्रिंट हो गई। कितने तरह के डाटा टाइप होते हैं इसमें? यहां पे भी बेसिक वो सारे डाटा टाइप मिल जाएंगे आपको। जैसे, अच्छा उससे पहले मैं बता देता हूँ और भी डिफरेंस। तो वेर और इसमें लेट और कांस्टेंट में दो तीन डिफरेंस तो पहले बता देता हूँ, क्योंकि ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। लिख भी देता हूँ, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। वेर वर्सेस लेट वर्सेस कांस्टेंट। ठीक है, पहला डिफरेंस तो मैंने बता दिया, वेर इज यूज्ड अर्लियर एंड लेट एंड कांस्टेंट कम्स इन एक्मा स्क्रिप्ट 2015 या फिर 6। कोई बोलेगा एक्मा स्क्रिप्ट 2015 या कोई बोले एक्मा स्क्रिप्ट 6, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। सेकंड क्या है? जो वेर का स्कोप होता है वो ग्लोबल स्कोप होता है, जबकि लेट और कॉन्स्ट का ब्लॉक स्कोप होता है। स्कोप का मतलब क्या होता है कि कहां तक उसे इस्तेमाल कर सकते हो। वेर को एक बार यहां पे डिफाइन कर दिया है, उसे कहीं पे भी इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जबकि लेट और कॉन्स्ट को ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी यूज कर लोगे, इसका अपना स्कोप होगा। स्कोप क्या होता है? आपको मैंने सी शार्प में बता रखा है,
मेथड का स्कोप कर्ली या क्लास ब्रैकेट। का, करेक्ट, स्कोप पता चलता है कर्ली ब्रैकेट से। तो अगर एग्जाम्पल के लिए ऐसे ही जनरली कर्ली ब्रैकेट बना लू, नीचे बनाता हूं, ये ऊपर एक चीज लिख दी ना हमने, अलग बनाता हूं, लेट A3 इक्वल टू श्रीकांत, और यहां पे अब A3 यूज करूंगा तो वो चल जाएगा, लेकिन वो दूसरा मानेगा बेसिकली, वो उसको यार सेम नहीं मानेगा। तो सेव करके देखते हैं क्या हो रहा है। एक्चुअली में चल जाएगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, आप लेट भी नहीं भी लिखते ना तो भी वो उसको समझ लेता है। लेकिन चेक करते हैं क्या हो रहा है। A3 प्रिंट कराते हैं। कमेंट करने के लिए इसमें भी वही सी शार्प जैसे ही कमेंट है। शॉर्टकट की क्या है, सेलेक्ट करो कंट्रोल KC। क्या लिखा है, A3 इक्वल टू ABC कंसोल डॉट लॉग, हमने A3 कराया है। कहां गया, ये देखो, तो ABC आ गया। वो इसलिए चल गया क्योंकि आप कुछ भी नहीं लिखते, अगर आगे लेट नहीं भी लिखते तो वो नया मान लेता है, वो अपने आप ही मान लेता है वेरिएबल। बट ये वेरिएबल एक्चुअली में एक अलग वेरिएबल होगा और ये एक अलग वेरिएबल होगा, ये दोनों सेम नहीं है। जबकि वैर के साथ ऐसा नहीं है, वैर को एक बार डिक्लेयर करो उसके बाद कहीं पे भी यूज करो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। और इनका स्कोप खाली यहां तक होता है। बिहाइंड द सीन ये चल गया, लेकिन इसने इसको क्या माना है कि एक दूसरा लेट है ये, इसने इसको एक दूसरा लेट माना है, ना कि सेम लेट माना है। अभी देखो कहा गया, ये देखो फिर भी कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि ये एक दूसरा वेरिएबल है। तो दूसरा बेसिकली डिफरेंस क्या है इसमें कि इनका स्कोप, ये लेट का स्कोप इसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा, जिस भी कर्ली ब्रैकेट में डिफाइन होगा। अभी आगे फंक्शन वगैरह बताऊंगा मैं, तो पता चलेगा कि उस फंक्शन में जब भी डिफाइन होगा तो उसका स्कोप उतना ही रहेगा। पर वेर एक बार डिफाइन कर लो, यहां पे नीचे 3 फंक्शन बनाए हैं, 4 फंक्शन बनाए हैं, कहीं पे भी यूज हो जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है सर। एक और चीज होती है डिफरेंस, होस्टिंग कहते हैं इसे। अब देखना, यहां पे ये है लेट A2 और यहां पे वेर A1 है। मैं ऊपर प्रिंट करा रहा हूं A1 A2। एक काम करता हूं, ऐसे लिख भी देता हूं, इससे पता चल जाए हमारा A1 वैल्यू इज प्लस A1, और यहां पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको सेम। अंदर तो जैसे हम कंसोल डॉट राइट लाइन लिख रहे थे वैसे ही कर रहे हैं, कुछ अलग काम नहीं कर रहा। A2, अब देखो A1 है ये और ये A2 है। ये देखो भाई, नीचे A1 A2 डिफाइन है, ऊपर लिखा है, जहां पे डिफाइन है उससे पहले लिखा है। अब देखना, A1 तो कुछ नहीं आ प्रिंट हो रही सर गया। शायद। आवाज नहीं आ रही? नहीं, मेरे ख्याल से कुछ अच्छा ओके, A1 प्रिंट हो, ठीक है। करेक्ट, A1 प्रिंट, A1 ने बोला अनडिफाइंड, क्योंकि भाई A1 क्या करता है, भले ही आपने उसे वैर A1 मतलब वैर, वैर क्या करता है, भले ही आपने उसे नीचे नीचे उसकी वैल्यू असाइन कर रखी है, लेकिन अगर वो बन गया तो वो अपनी वैल्यू को पूरी जगह पहुंचा देता है। मतलब वो A1 यहां पे भी एक्सेसिबल है, बस वैल्यू बाद में असाइन हुई है, तो वैल्यू यहां पे अनडिफाइंड आई है। लेकिन लेट क्या कहेगा, अबे भाई तूने बनाया मुझे यहां पे या ऊपर यूज कर रहा है, ये तो गलत बात हुई ना। क्योंकि 1995 तक ये सब दिमाग में नहीं आई थी उनके, ये सब बातें। पर जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे तो उन्होंने कहा ये तो गलत बात है,
हम डिफाइन कर रहे हैं यहां वेरिएबल को, यूज कर रहे हैं ऊपर, ये तो गलत बात है, तो इसीलिए एरर दे देंगे हम। इसे एक टर्म कहा जाता है होस्टिंग, कि वेर अलाउ होस्टिंग बट लेट डज नॉट अलाउ। इंटरव्यू में ये पर्टिकुलर वर्ड पूछते हैं, इसलिए मैं बार बार ये वर्ड बोल रहा हूं, होस्टिंग। तो वेर अलाउ करता है, लेट नहीं करता। तो देखो लेट ने एरर दे दी, जबकि वेर में अनडिफाइंड आ गया। अनडिफाइंड क्या होता है अभी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। क्या ये बात क्लियर? क्लियर है सर। बाकी आप लोग पारस, आप लोग बोल नहीं रहे, मैं अगर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे तो मैं समझ रहा हूं कि क्लियर है तुम्हें भी। हाँ जी सर, ठीक हाँ है, जी। ठीक है, तो ये बात समझ गए हम। अब आते हैं अगले चीज पे, तो वेर और लेट इतना ही है। ठीक है, उसके बाद क्या था हमारा टॉपिक? डिफरेंस बिटवीन हो गया, डाटा टाइप था। पर डाटा टाइप से पहले एक और चीज समझो। अब हम हर जगह लेट यूज करेंगे। इसको हटा देता हूं, कमेंट कर देता हूं, लेट A3 इक्वल टू, तो सॉरी, नल। इंटरव्यू क्वेश्चन है ये भी। A3, अब देखो A3 इक्वल टू नल हो या फिर लेट A4, बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नल एंड अनडिफाइंड। नल और अनडिफाइंड, ठीक है। तो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है कि भाई नल और अनडिफाइंड में क्या डिफरेंस है। तो दोनों का बेसिक डिफरेंस देखोगे, बेसिक मतलब है तो सेम ही है कि दोनों के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन A4 का मतलब है कि भाई इसके अंदर कोई वैल्यू डिफाइन ही नहीं हुई। पर नल का मतलब है कि वेरिएबल ये बन चुका है और इसके अंदर एक खाली वैल्यू डिफाइन हो चुकी है। बात समझ रहे हो? A3 का मतलब है, यहां पे जावास्क्रिप्ट में नल का मतलब क्या है, कि एक वेरिएबल को मेमोरी में असाइन हो गया है और उसके अंदर नल वैल्यू असाइन है। नल को भी एक वैल्यू माना गया है। नल का मतलब होता है कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं एक वैल्यू है। लेकिन अनडिफाइंड का मतलब है कि भाई ये डिफाइंड ही नहीं है, ये है भी, इसे मिला ही नहीं मेमोरी में कुछ। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाँ सर, हाँ, यस सर। नल का मतलब है खाली, अनडिफाइंड का मतलब है कुछ भी नहीं। तो ये होता है नल और अनडिफाइंड का डिफरेंस। इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कई बार, बोलेंगे क्या नल और अनडिफाइंड सेम ही है। कई बार इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, लेकिन होता नहीं है इंटरचेंजेबली, मत इसको यूज मत करना। नल ज्यादातर जगह आपको जब कुछ वैल्यू में कुछ भी वैल्यू नहीं लिखनी होगी तो आप नल दे दोगे कि चलो कोई वैल्यू नहीं है तो नल दे दो। अनडिफाइंड इज वेरी डेंजरस थिंग। कई बार आप अनडिफाइंड के चक्कर में कई बार वो एरर आने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम नल को यूज कर लेते हैं जहां पे हमें वेरिएबल बनाना होता है लेकिन कोई वैल्यू असाइन नहीं करनी होती। तो ये क्या था, नल वर्सेस अनडिफाइंड। ठीक है, अब थोड़े डाटा टाइप देख लेते हैं। वही वाले डाटा टाइप हैं जो सी शार्प वाले हैं, थोड़े से उसमें उसके वाले जो और भी फ्लोट वगैरह ये सब नहीं है इसमें। इसमें क्या होता है, नम हो गए, नंबर नंबर चाहिए आप 10 लिखो और चाहे 10.22 लिखो, ये सब नंबर में ही आता है। चाहे डेसिमल लो या कुछ भी लो, इसे नंबर ही बोला जाता है यहाँ पे। और वेर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यहाँ पे चाहे आप सिंगल कोट में लिखो या डबल कोट में लिखो, कोई दिक्कत है परेशानी नहीं है। पर मोस्ट ऑफ द प्लेस में आपको डबल कोट्स में आजकल यूज किया जाता है, तो आप डबल कोट्स में लिखना। लेकिन स्ट्रिंग डबल कोट्स में आती है, चाहे इसे आप सिंगल कोट में लिखो या डबल कोट में लिखो, दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई एरर नहीं आएगी। उसके बाद वेरी बुलियन आता है। अच्छा, यहां पे एक नेमिंग कन्वेंशन भी हम लोग फॉलो करते हैं, पास्कल केसिंग। जितने भी वेरिएबल वगैरह बनाओगे आप,
पास्कल केसिंग में बनाओगे, पहला छोटा फिर बड़ा। पास्कल और कैमल केसिंग मैंने बताई थी सी शार्प में, याद है? बताया था मैंने या नहीं यस सर, बताया था आपके बैच में? यस सर, यस सर, यस सर। यस सर बताई हाँ, थी। तो यहाँ पे पास्कल केसिंग में नेमिंग कन्वेंशन यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में एक स्टैंडर्ड माना गया है कि पास्कल केसिंग में आप दो। और जैसे इज, कोई भी आपको जैसे ट्रू या फॉल्स सेव कराना है तो उसके आगे इज लगा दो, इज वैल्यू एग्जिस्ट ऐसे करके कुछ, फॉल्स। बस यही यहाँ पे मेजर होते हैं, एक बुलियन, नंबर, नंबर में किसी भी तरह का नंबर होगा तो ये होगा, और तीसरा स्ट्रिंग। और बाकी इनको भी यहाँ पे कहा गया है वैल्यू, नल और अनडिफाइंड को भी। तो चौथा और पांचवा डाटा टाइप होता है नल एंड अनडिफाइंड। नल का मतलब खाली, अनडिफाइंड का मतलब डिफाइन ही नहीं है वो। तो ये डाटा टाइप है यहाँ पे। कोई क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि ये तो सिंपल चीज ही है। अच्छा, यस सर। एक चीज आपका क्वेश्चन होना चाहिए यहाँ पे, कोई क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे? जो जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें और सी शार्प, जावा या इन तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक डिफरेंस है। वहां पे हर टाइप के डाटा टाइप को आपको बताना पड़ता है कि भाई ये इंटीजर टाइप का डाटा टाइप है, इंट, स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग टाइप का है, ये बूलियन टाइप का है। यहां पे ये सब बताना पड़ता, यहां पे डायनामिकली ब्राउजर अंडरस्टैंड कर लेता है। आप कहोगे हमें कैसे पता ब्राउजर अंडरस्टैंड कर भी रहा है नहीं कर रहा? तो मैं कहता हूं कोई बात नहीं, प्रूफ करके दिखाता हूं। अरे भाई, सर मींस वैल्यू से ही अंडरस्टैंड कर लेता है। करेक्ट, वैल्यू से अंडरस्टैंड कर लेता है। अब इसे प्रूफ करके देखते हैं ना, कैसे प्रूफ करेंगे वो बताऊंगा। एक टाइप ऑफ करके मेथड आता है, ये आपका टाइप बता देगा नाम का। ये देखो, 10 और नंबर। तो टाइप ऑफ करके आप कोई भी चीज चेक करोगे तो वो उस डाटा टाइप का टाइप बता देगा। अगर इसको ही मैं num2 करूंगा तो देखो वहां पे सी शार्प में होता तो ये फ्लोट बताता या डेसिमल बताता, यहाँ पे कोई सा भी ले लो, डेसिमल वैसिमल नंबर ही रहता है वो। और अगर तीसरा करूंगा, वेर स्ट्रिंग, तो यहां पे वापस देखोगे तो स्ट्रिंग आ गया। तो ऑटोमेटिकली इसने जोन सा भी डाटा टाइप है उस टाइप को डायनेमिकली समझ लेता है। इसे डायनेमिक इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, ये डायनेमिक इंटरप्रेट कर लेता है। आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सबके आगे लेट लेट लिखना है। तो एक प्रकार से इजी भी हो गया है। क्लियर है? कोई डाउट है? डन सर, क्लियर। सर अच्छा, नेमिंग कर, हाँ ठीक है आगे बढ़ता हूं, लेकिन नेमिंग कन्वेंशन में भी एक प्रॉब्लम है कि आप नेमिंग भी ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो। जैसे अभी आप ये देना चाहोगे तो वो नहीं लेगा नेम। तो नेम डिजिट विजिट से शुरू नहीं हो सकता। नेम आप अल्फाबेट से शुरू कर सकते हो, अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हो, डॉलर से शुरू कर सकते हो, बस इन्हीं तीन चीजों से शुरू कर सकते हो। बाकी एट द रेट से शुरू करोगे तो एरर दे देगा। ये देखो एरर दे रहा है। तो नेम भी आपको या तो वो हो, कैरेक्टर हो कोई, या तो अंडरस्कोर हो या तो डॉलर हो। बाकी और किसी चीज से आप नाम शुरू नहीं कर सकते। और नाम के बीच में, ये तो सी शार्प जैसा ही है, नाम के बीच में कोई भी स्पेस तो दे ही नहीं सकते। तो सी शार्प में भी नहीं दे सकते तो यहाँ पे भी नहीं दे सकते। अगर ABC2 लिखना है तो नाम के बीच में कोई भी स्पेस नहीं दे सकते, आपको अंडरस्कोर लगा सकते हो। क्लियर है बात? क्लियर है सर। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? डिफरेंस बिटवीन वेल लेट हो गया, डाटा टाइप हो गया। अब चलो, अब जो वाला आ गया इफ एल्स, थोड़ा सा ये अलग अलग है, मतलब ये सारा सब कुछ सेम नहीं है कि तुम लोग सोचोगे तो हमने कर ही रखा है, ये आता ही है। तो थोड़े से भी इनमें डिफरेंस भी आएगा आगे जो पढ़ाएंगे।
इफ एल्स, ये तो आपको आता ही है इफ एल्स। जैसे मान लो ले लिया हमने, अच्छा यहाँ पे अगर मैं ऐसे कलर रेड भी लिख दूं ना, तो मैंने जैसे आपको बताया ऑटोमेटिकली इसे लेट समझ लेता है। आप नहीं भी दोगे तो भी समझ लेगा, लेकिन रिकमेंडेड होता है दो। बताओ इफ एल्स क्या है भाई? जहां पे भी कंडीशनल स्टेटमेंट आए वहां पे आपको इफ एल्स यूज करना है। तो इफ कलर इज नॉट इज इक्वल टू दिस इज अदर देन रेड कलर सिनेरियो, और एल्स कंसोल डॉट दिस इज रेड कलर सिनेरियो। अब आपको तो पता ही है क्या प्रिंट होगा। ऊपर हमने ऑलरेडी कलर को रेड ले रखा है, तो ये रेड कलर वाला सिनेरियो प्रिंट हो जाएगा। दिस इज रेड कलर सिनेरियो। तो इफ एल्स में तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो भी इफ एल्स हमारा सी शार्प में था वैसा ही है, इसमें एल्स इफ भी आ सकता है। हालांकि यहाँ पे टैप करके कर देते हैं। दिस इज वाइट कलर सिनेरियो। अब जो सा आप दोगे इफ एल्स तो सेम है, आगे में कुछ कुछ चेंज आएगा, फोर लूप में आएगा जैसे कि चेंज। तो क्या हुआ, वाइट हमारा मैच क्यों नहीं किया? इफ एल्स इफ कलर इक्वल टू वाइट, दिस इज वाइट कलर सिनेरियो आना चाहिए हमारे केस में। ओ, क्योंकि हमने नॉट इक्वल टू रेड लिखा है ना, इक्वल टू लिखना है, सर हाँ क्योंकि वो पहले ही वो नॉट इक्वल टू में चला गया। तो दिस इज वाइट कलर सिनेरियो आ गया। तो इफ एल्स इफ तो पुराने जैसे ही है। कुछ कोई सवाल है इसमें? नो सर नो। सर जैसे इसमें हमने कलर वाइट अपनी यहाँ से डाला है, तो हम यूजर से भी इनटेक करा सकते हैं इंसर्ट वो चीज यहाँ पे। इसे यूजर से कराने के लिए आपको HTML का इस्तेमाल करना पड़ेगा। HTML में एक टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। वो टेक्स्ट बॉक्स में आप वैल्यू रीड करोगे तब आप करा सकते हो। वो ठीक अभी, हाँ अभी के लिए नहीं करा सकते। वो जब मैं ठीक HTML है। में एक एक चीज लेकिन करा के दिखा दूंगा बाद में, जब एडवांस वाले टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसमें दिखा दूंगा कि यूजर से आप वैल्यू ले रहे हो और यहाँ पे रीड करके प्रिंट करा रहे हो। एक HTML का फॉर्म इसमें बना लेंगे, जावास्क्रिप्ट और HTML में बना लेंगे। बट अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था तुम्हारा। तो क्योंकि क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट अपने आप यूजर से बात नहीं कर सकती, तो HTML का सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा, जो वैल्यू आएगी वो उसे रीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इफ एल्स हो गया। फास्ट फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये सब पढ़ चुके हो आप, जहां पे डिफरेंस आएगा वहां पे रुकूंगा। अब आ गया इफ एल्स हो गए बात, एक और बात समझनी जरूरी है, सबसे इंपोर्टेंट, मतलब काफी इंपोर्टेंट बात है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड। जा जावा स्क्रिप्ट भी सी शार्प की तरह ही केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि भाई अगर यहाँ पे ABC2 ये लिखा है और एक और वेरिएबल मैं बनाऊं, तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है ना कि एक सिंगल वेरिएबल है। सेम नाम से अगर डिफरेंट केस है तो वो डिफरेंट वेरिएबल है। तो सी शार्प हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज थी, जावा स्क्रिप्ट भी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ये बहुत कॉमन एरर है, कई बार अपने कोड में देखोगे आप, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली में कॉमन एरर है। आपका कोड चल ही नहीं रहा होगा, फिर आप देखोगे अरे यार आपने कहीं num2 को num2 की जगह ऐसे बड़ा वाला num2 लिख दिया है। फिर आपको बाद में पता लगेगा अच्छा ये तो केस सेंसिटिव है इसलिए नहीं चल रहा। तो याद रखना जावा स्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है।
SQL सर्वर बताओ केस सेंसिटिव लैंग्वेज है या केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है? केस इनसेंसिटिव। इंसेंटिव। करेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो कि SQL सर्वर इनसेंसिटिव थी, उसमें चाहे छोटा लिखो बड़ा लिखो एक ही बात थी, बट जावास्क्रिप्ट भी केस सेंसिटिव है। सर इसमें तो पॉलीमॉर्फिज्म भी एग्जिस्ट करता है जावा हाँ, इसमें, जावास्क्रिप्ट में। करेक्ट, करेक्ट करता है। वो एडवांस टॉपिक है, जब जब बताऊंगा क्लास के बारे में कि कैसे क्लास बनाते हैं, कैसे मेथड बनाते हैं, तो बताऊंगा। ठीक है इसमें भी पॉलीमॉर्फिज्म करता है, लेकिन कब से आया पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह? 2015 के बाद से आया, 15, पहले नहीं 15 करता की था। बात है। ठीक है। हाँ, अगला टॉपिक लेते हैं। फोर लूप है, स्विच केस है। फोर लूप करते हैं। तो फोर का एक तो बेसिक है, जैसा आपने अभी तक पढ़ा था, फोर लूप वैसा ही है कि फोर, यहां वहां पे इंट लिखते थे, यहां पे तो इंट होता नहीं, तो यहां पे लेट आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 11, आई प्लस प्लस, मान लो सबका सम दिखाना है, लेट सम इक्वल टू 0, सम प्लस इक्वल टू आई, और यहां पे बाहर जाके देखो, इसीलिए अगर कंसोल को मैं कैपिटल लिख दूंगा तो नहीं प्रिंट होगा कुछ भी, क्योंकि कैपिटल सी इज नॉट कंसोल। तो कंसोल डॉट लॉग किया, सम करा दिया। तो जेनरिक फॉर लूप तो यही है, 0 से लेके 10 तक को सम करोगे तो 55 ही आता है। तो जेनरिक फॉर लूप तो आपने पढ़ा ही हुआ था, ये ऐसा है। अब अगर मान लो आपको फॉर लूप निकालना है किसी स्ट्रिंग का, जैसे लेट वेर स्ट्रिंग 2 लिख लेते हैं। अब देखो, स्ट्रिंग भी अपने आप में एक एरे होता है। अभी मैं एरे बताऊंगा इसमें, मेरे ख्याल से मैंने टॉपिक में लिखा हुआ है एरे, हाँ नीचे लिखा हुआ है एरे बताऊंगा। लेकिन स्ट्रिंग भी आपको पता होगा, पता नहीं मैंने आपको सी शार्प में बताया या नहीं बताया, नहीं बताया तो अभी समझ लो। स्ट्रिंग एक ऐसा वेरिएबल है जो ऑटोमेटिकली एरे है। इसको अलग से स्ट्रिंग का एरे भी बना सकते हो आप, लेकिन स्ट्रिंग अपने आप में भी एक एरे है। किस चीज का एरे है स्ट्रिंग, कोई बता सकता है? ये सर ये सेंटेंस ही लिखा हुआ है ना? हाँ, मान लो स्ट्रिंग एक, मैं कह रहा हूं स्ट्रिंग एक एरे है। मान लो ये एक स्ट्रिंग हो गई, ये एक एरे है। तो स्ट्रिंग किस चीज का एरे होगा, कौन से डाटा टाइप का एरे होगा? स्ट्रिंग का ही। नहीं, कैरेक्टर टाइप का। करेक्ट। एक एक करेक्ट कैरेक्टर करेक्टर को अलग अलग करेक्टर तोड़ दो, हाँ yes। तो कैरेक्टर का एरे हो गया ना। तो स्ट्रिंग भी अपने आप में एक एरे होता है। तो मान लो तुम्हें एक एक स्ट्रिंग प्रिंट करानी है, ठीक है? मान लो तुम्हें इस एरे में से एक एक एरे को प्रिंट कराना है, एक एक वैल्यू को, मतलब डब्ल्यू अलग से प्रिंट हो, ये अलग से, इसके अंदर लूप लगाना है। तो उसके लिए क्या आता है, इसे बोलते हैं फोर ऑफ लूप। फोर ऑफ, फोर ऑफ लूप फोर ईच के जैसे ही है, जैसे सी शार्प में फोर ईच था, लेकिन इसे फोर ऑफ लूप बोलते हैं। ऑफ, जैसे वहां पे भी अगर आपको फोर ईच लेना तो फोर ईच वेल क्या करते थे, वेर वैल्यू इन ये करते थे। यहां पे फोर ईच लेट वैल्यू ऑफ वेर स्ट्रिंग, और ये वैल्यू को प्रिंट करा दिया। तो मतलब एक एक करके पहली बार वैल्यू में डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू प्रिंट हो जाएगा, फिर ई एल सी पूरा ऐसे प्रिंट हो जाएगा। तो ये सिंटैक्स किसका है, अगर किसी एरे में से एक एक वैल्यू निकालनी हो तो। ये देखो बहुत बड़ा प्रिंट हो गया ना, पूरा हो गया प्रिंट। वेलकम टू आईटी एक्सपर्ट सारा। बात क्लियर है, कोई यस डाउट सर। है?
यस सर, यस सर, यस। क्लियर है सर। और यहाँ पे एरे कैसे बनाते हैं, अब इसे कमेंट कर देता हूँ ना, बहुत बड़ा वो हो जाएगा ना हमारा। अब यहाँ पे एरे, हालांकि मैंने नीचे लिखा हुआ है लेकिन अभी एरे बता देता हूँ क्योंकि अभी एरे का आ गया ना। एरे कैसे पढ़ाते हैं, बनाते हैं यहाँ पे वैसे वाला, वैसे बनाते हैं। एरे में डिफरेंस नहीं है, ऑब्जेक्ट में डिफरेंस है। लेट एरे ऑफ फ्रूट्स ले लेते हैं, वही डबल ब्रैकेट, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स। और सेम चीज एरे से भी करानी हो तो यही काम करना पड़ेगा। फोर ईच का ही है, फोर ईच का भाई समझ लो, बिल्कुल फोर ईच तो नहीं है, उसका भाई है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है बस। तो चाहे लूप में से निकालना हो या स्ट्रिंग में से निकालना हो तो फोर ऑफ लूप बोलते हैं इसे, फोर ऑफ लूप चलता है। क्या वो हमने सेव नहीं किया था क्या? सेव तो किया है, यहां पे रिफ्रेश नहीं हुआ लग रहा है। उसमें वैल्यू लिखा होगा सर। ओ, इसमें वैट स्ट्रिंग 2 लिखा हुआ है ना। वेस्टिंग टू, हाँ। हमें यहां से निकालना है, ठीक है, आ गया हमारा। तो एरे में से एक एक लूप में से एक एक वैल्यू निकालनी हो तो ऑफ लूप, ऐसे ही। और एरे ऐसे ही बनेगा, चाहे स्ट्रिंग का बनाना हो, अब इंटीजर का बनाना हो या किसी का भी बनाना हो, बना लोगे ना। कैपिटल ब्रैकेट में रखना है, और वो मतलब इटसेल्फ, मतलब जिस वे में हम डिफाइन कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली उसको एरे ही समझेगा। करेक्ट करेक्ट, बस कैपिटल ब्रैकेट के अंदर गए। वहां पे कैसे करते थे, न्यू, फिर इंटीजर, फिर न्यू समथिंग करके, कैपिटल ब्रैकेट हाँ। लगाते थे। यहाँ पे खाली कैपिटल ब्रैकेट में लिखोगे तो बन जाएगा। अब एक और लूप होता है फोर में, उसे बोलते हैं फोर इन लूप, फोर इन लूप। बट उससे पहले एक चीज समझ लो, ऑब्जेक्ट। यहां पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे आपने मॉडल क्लास देखी होगी इंप्लॉय, इंप्लॉय की प्रॉपर्टी है आईडी, नेम, सिटी, सैलरी, राइट। अब इसको यहां पे एक, वहां पे क्या बना बोलते थे, क्लास, फिर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे, राइट। यहां पे सीधा इसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं कि जिसमें एक से ज्यादा की और वैल्यू पड़ी हो उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं, समझ लो। दिखाता हूं बना के तो समझ में आएगा। जैसे इंप्लॉय का ही मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, इंप्लॉय ऑब्जेक्ट कर्ली ब्रैकेट के अंदर बनता है, ठीक है। अब यहां पे मैंने डाल दिया आईडी, ठीक है। ये रहता है क्या? हाँ ये रहता है। ये की हो गई, ये वैल्यू हो गया, ये की हो गया, वैल्यू हो गया, की हो गया, वैल्यू हो गया। तो इस चीज को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाना हो, मतलब कोई की वैल्यू टाइप की का पेयर बनाना हो, कि एक इंप्लॉय की का खासियत क्या है, एक इंप्लॉय के अंदर एक चीज तो होगी नहीं, उसकी कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी होंगी, आईडी भी होगी, नेम भी होगी, सैलरी भी होगी, और कुछ भी होगा। तो इस चीज को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और जब इसमें लूप लगाना हो, इसमें क्या, ये समझ में आया, इंप्लॉय का बना लो, जैसे भी जिस भी चीज में एक से ज्यादा प्रॉपर्टी होती है वो चीज आपको दिखानी हो की वैल्यू के पेयर में, तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। क्या ये बात समझ में आई? जैसे इंप्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बना लोगे, या फिर कल को आपको किसी भी क्लास का, स्कूल का, अ, इंसान का, कार का, सबकी वैल्यू की और पेयर, की और उसमें होगी, की और वैल्यू के पेयर में होगी। तो इस चीज को बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का यहां पे इस्तेमाल होता है। डॉटनेट में भी ऑब्जेक्ट का ही होता है, पर डॉटनेट में पहले क्लास बनाते हैं फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहां पे डायरेक्टली ऐसे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं एक। क्लियर है? यस सर। अब अगर अब इसको दो तरीके से देखो, इसकी एक एक वैल्यू अगर प्रिंट करानी है
तो ऐसे भी प्रिंट करा सकते हो। एक तो इसकी अपनी ओ क्या, हमें हमेशा नेमिंग कन्वेंशन सही फॉलो करना है, नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, लेकिन आदत डालनी है सही फॉलो करने की। चाहो तो देखो भाई ऐसे भी प्रिंट करा सकते हो, सारी वैल्यू आ जाएगी, और चाहो तो लूप के साथ करा सकते हो प्रिंट। इस तरह के अगर किसी ऑब्जेक्ट में से लूप चलाना हो और एक एक की की वैल्यू को प्रिंट कराना हो, तो उसके लिए फोर इन लूप यूज होता है। लेट वैल्यू इन, ओ सॉरी, यहां पे की आ जाएगा, नाम है, नाम कुछ भी दे सकते हो, वैल्यू दूंगा तो भी चल जाएगा, लेकिन प्रॉपर नाम देते हैं। तो फोर इन लूप, और इंटरव्यू में पूछ भी लेते हैं फोर लूप ऑफ लूप किसके लिए लगाओगे, इन किसके लिए लगाओगे। तो आंसर है ऑफ लगाएंगे किसी एरे के लिए, किसी स्ट्रिंग के लिए, कहीं पे मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो उसमें लूप लगाने के लिए, और इन लगाएंगे किसी की वैल्यू पेयर के लिए, बेसिकली ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट में अगर लूप लगाना हो तो इन लगाएंगे। ये देखो, की इज आईडी, वैल्यू इज वन। तो की क्या थी इसकी, एक एक करके निकाली इसने, तो की यहां पे मैंने डायरेक्टली प्रिंट करा दी, और वैल्यू किसे प्रिंट कराई, इंप्लॉई, और उसकी की यहां पे इस तरह से की भी प्रिंट करा सकते हो, कि वैल्यू भी प्रिंट करा दी और की भी प्रिंट करा दिया। तो की क्या हो गई, आईडी, वैल्यू थी वन। की हो गई नेम, वैल्यू था विवेक। की हो गई सैलरी, वैल्यू था 5,000। की हो गया इज गुड बॉय, वैल्यू हो गई फॉल्स। तो ये सब प्रिंट कराने के लिए इस तरीके से फोर इन लूप का इस्तेमाल करके भी आप प्रिंट करा सकते हो, या फिर प्रिंट, मैं तो प्रिंट करा रहा हूं, आप कोई और भी काम कर सकते हो, मान लो कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना हो इस ब्रैकेट के अंदर, तो वो ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। क्लियर है, कोई डाउट है? ठीक है सर। क्लियर है। अब ये क्या है आपने जो एक एम्प्लॉय में डाटा डाला ना, एक एम्प्लॉय का हाँ डाटा, करेक्ट, ये एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, एक एम्प्लॉय है। एक एम्प्लॉय है, हाँ अभी आगे तो ऐसे बताऊंगा मल्टीपल मैं। बनाना। ओके। हाँ अभी जब मैं कल की क्लास में जब एडवांस थर्सडे को पढ़ाऊंगा, तो उसमें हम क्लास बनाएंगे, उस क्लास में भी ये सब ऐड करेंगे। तो वहां पे जैसे डॉट नेट वाला कंसेप्ट था, फिर वहां से मैच होगा, लेकिन वो सब चीजें बाद में आई, तो उसे उसी सीक्वेंस में पढ़ो। पहले ऑब्जेक्ट पहले ही आ चुका था, ऑब्जेक्ट बहुत पहले से चल रहा है काम, पहले खाली ऐसे ही होता था। अब एडवांस वर्जन में क्लास भी आ चुकी है, उस क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, लेकिन वो और ज्यादा कंफ्यूजिंग है। अभी भी जहां पे सिर्फ एक की वैल्यू की तरह से सेटअप करना होता है, हम अलग अलग तरीके से ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, यहीं पे उसकी वैल्यू सेट करके यहीं पे इसी तरह से काम कर लेते हैं। क्लियर है? यस सर। चलो अभी अगला आता है, वो लूप बना दिया, स्विच केस। स्विच केस भी सेम ही है, बता देता हूं। लेट नंबर, स्विच में कोई डिफरेंस नहीं है, फॉल में डिफरेंस था। कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट द वीक और ब्रेक, यही ऐसे ही करते थे, स्विच बनाते थे ऐसे ही, केस बनाते थे अलग अलग, होपफुली अलग याद अलग हो केस आपको। है। यस सर।
टू मिड ऑफ द वीक और ये एंड ऑफ द वीक, कि भाई जहां से जोन सी नंबर मैच होगी वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। और कोई सा भी मैच नहीं हुआ तो एक डिफॉल्ट बना लेते थे हम लोग। ये था, तो यहां पे भी ऐसे ही होगा। आप नंबर दोगे, स्विच केस कोई भी डिफरेंस नहीं, सेम सी शार्प जैसा स्विच केस है, कुछ आपको अलग नहीं करना। और मिड ऑफ द वीक आ गया आपका, क्यों? क्योंकि भाई स्विच में ट्रू था, नंबर 2 दिया वैलिड। था तो नंबर 2 वाला केस चला और ये एग्जीक्यूट हो गया। तो इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, ये बिल्कुल सेम है। तो इससे आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी आपको आता है। ऑब्जेक्ट हो गया, एरे भी पढ़ा दिया। अभी ऑब्जेक्ट में पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी ऑब्जेक्ट में और चीजें बताऊंगा उससे पहले, लेकिन फंक्शन है तो फंक्शन पढ़ लेते हैं, एक लास्ट चीज है। अब फंक्शंस अलग अलग तरीके हैं, फंक्शन बहुत सारे तरीके के होते हैं। यहाँ पे फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। पहले तो डिफाइन कैसे करते हैं फंक्शन, फंक्शन का नाम, जैसे प्रिंट इंडिया, कुछ भी नाम दे दो ऐसे। सेम जैसे आप थोड़ा बहुत आप इसे सीक्वल से कर सकते हो, सीक्वल में भी फंक्शन ऐसे प्रिंट करते हैं, लिखते हैं। ये तो सिंपल डिफॉल्ट फंक्शन हो गया। ओ, फंक्शन खाली कॉल करने से नहीं होता ना, फंक्शन को तो कॉल भी करना होता है, राइट। आप फंक्शन बनाते हो उसके बाद कॉल करने के लिए, जैसे नॉर्मल फंक्शन बनाते थे वैसे ही यहाँ पे भी बनता है। बस वहां पे क्या लिखते थे डॉटनेट में, प्राइवेट पब्लिक वाइड मेन वेन ये सब चीजें, पब्लिक वाइड उसके बाद नाम, यहाँ पे सीधा फंक्शन, फंक्शन का नाम का ब्रैकेट ओपन क्लोज, और जो भी आपको काम करना है वो कर लो। और कॉल करने के लिए जनरली जैसे ही वो करते थे वैसे ही ये भी करना है, जैसे वहां पे यूज करते थे वैसे यहाँ पे यूज करना है। क्लियर है? प्रिंट ऑफ द वीक कंसोल डॉट लॉग इंडिया प्रिंट क्यों नहीं हुआ हमारा? प्रिंट इंडिया, ओके, चलना चाहिए, रिफ्रेश नहीं हुआ क्या? चेक करते हैं फंक्शन हमारा क्यों नहीं चल रहा है। ये फंक्शन बनाया, फंक्शन का नेम कंसोल डॉट लॉग किया और उसे कॉल करने के लिए यहाँ पे कॉल कर लिया। और क्या करते हैं? कुछ तो नहीं करते, ऐसे ही यूज करते हैं। सेमी कॉलन ये जो लगे नहीं, सेमीकोलन तो की जरूरत नहीं पड़ती, हो तो यहाँ पे हमने लगाया कौन सेमीकोलन। कोई नहीं, कोई नहीं, भी देखते देखते हैं। इसी बहाने एक और चीज चेक कर लेते हैं। देखो ऐसी कभी कभी न कभी ऐसे फंसोगे आप लोग भी, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, कभी भी फंसो तो क्या चीज, अच्छा देखो क्या नहीं, क्या गलती है ये देखो, बता सकते हो क्या गलती है? ये फाइल सेव नहीं की ना, जब तक सेव नहीं करते तब तक ये गोला गोला से बने के आता है। ये आ रहा ये लिख के आ रहा 1, कंट्रोल एस नहीं किया तो वो कंट्रोल एस करो तो करेक्ट, वहां होगा। हाँ तो अभी कंट्रोल एस लिख नहीं के किया जा रहा इसलिए है नहीं यहाँ आया। पे। हाँ कंट्रोल एस करो यहाँ इसलिए नहीं आया, लेकिन लेकिन इसी बात से मुझे याद आया, देखो अब आ गया इंडिया। लेकिन इसी बात से याद आया कि जब इस तरह की कोई एरर आए तो क्या किया जाता है डॉट नेट में, कि कोई चीज आप समझ में नहीं आ रहा कि अरे क्या हो रहा है, तो क्या क्या करके हम डीबग, उस एरर को फाइंड आउट करते हैं? डीबग सर डीबग, डीबग करके। तो जावास्क्रिप्ट में भी डीबग करना आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? जो कि मेरा आज तक नहीं हुआ तुमने डीबग अभी अपना सी शार्प में भी नहीं किया नॉर्मल? सर। आई डोंट नो क्या होता है, मैं थर्सडे आपको दिखाऊंगा एक बार। वो तो पता सी नहीं शार्प क्या में तो चलता करना है। मैंडेटरी है, बिना डीबग के तुम कोड ही नहीं कर पाओगे तुम्हें, क्योंकि अभी तो हमने छोटा मोटा कोड किया है। जब यही सोचो 50 पेजों में कोड लिखा होगा तो कितना भी बड़े से बड़ा चैंपियन हो,
आइंस्टाइन भी आके कोड लिख दे तो उसे भी ऐसा नहीं होगा कि वो 50,000 के लाइन का कोड सही लिख देगा। तो डिबग तो करना ही करना है, तो उसे आप नहीं हो रहा तो प्रैक्टिस करो, मुझसे पूछो या कैसे, वो तो करना है, वो सबसे मेन चीज है। जी सर। चलो यहाँ पे भी आके चलो डिबग करते हैं अब कि जावास्क्रिप्ट कैसे डिबग करते हैं। एक तरीका होता है यहाँ पे भी डिबगर लगा के डिबग हो जाता है, लेकिन ये बहुत बड़ा और डिफिकल्ट तरीका है, थोड़ा मुश्किल तरीका है, इसमें आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा वो सब। तो यहां से नहीं, जनरली प्रोग्रामर लोग जहां से डिबग करते हैं वो दिखाता हूं। हम लोग जैसे डिबग करते हैं, कैसे करते हैं, सोर्स में गए, इसके बगल वाले में सोर्स में गए, यहां पे आपकी फाइल आ जाएगी, आ गई या नहीं आ गई, आपकी पूरी फाइल का कोड यहां पे लिखा हुआ आ जाएगा। यस सर। मान लो कल को खूब सारी फाइलों ना आए, तो ये देखो ओपन फाइल, कंट्रोल पी करोगे और अपनी फाइल का नाम याद करके क्लिक करोगे तो भी खुल जाएगी। अब मान लो आपका कोड कोई चल नहीं रहा, आपको अरे भैया क्या हो गया, चल ही नहीं रहा, तो क्या करना है आपको, डिबगर लगाना है। तो यहां पे सीधा डिबगर लगा सकते हो, जैसे कि हम फंक्शन वाले पे लगा देते हैं। तो जब भी ये लाइन प्रिंट होने वाली होगी तो ये कोड कॉल होगा। अब आपको वहां से टेंशन नहीं है, सारी डिबगिंग ब्राउजर पे करनी है। डिबगर लगाया, आ गया डिबगर यहां पे, अब वही फंक्शन F10 करोगे तो आगे बढ़ता रहेगा। और जब हो गया काम कि अच्छा प्रिंट एग्जीक्यूट तो हो रहा है, चल तो रहा है, तो रन कर दोगे, रन हो जाएगा। वापस कंसोल में आओगे, जो प्रिंट नहीं हो रहा होगा चेक कर लोगे, दिख जाएगा। दोबारा से रिफ्रेश किया, कोड यहां पे है, कंसोल में गए, अभी इंडिया प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि अभी आपका डिबग मोड में है। दोबारा से सोर्स में गए, F10, अगर लाइन बाय लाइन करना है तो F10, और अगर सारा एक साथ करना है तो यहीं पे क्लिक कर दो, या फिर F5, दोनों एक ही बात है। और फिर वापस कंसोल में गए तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे वहां पे डिबग करते थे सेम यहां पे करना है, बस यहां पे ऑटोमेटिकली ब्राउजर के अंदर ही डिबग कर लेते हैं। कहीं और पे डिबगर लगाना है तो वहां पे भी लगा सकते हो, मल्टीपल जगह, F10 गए, ये प्रिंट हो गया। क्लियर है? क्लियर है सर। ये तो सिंपल है ना। बस और इसमें मान लो F11 का यूज, इसमें F11 का यूज नहीं करते ना, F10 का करते हैं, राइट? F11 नहीं है इसमें, F10 है। हाँ यहाँ पे देखो लिखा होगा, सारा शॉर्टकट यहाँ पे बना होगा। हाँ जी स्टेप हाँ जी। ओवर के लिए F10 है, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन के लिए, और F11 भी है इसमें, ये देखो। हाँ लिखा हुआ है हाँ, तो स्टेप F11 किस लिए है, हाँ किसी F11। वही सेम चीज है, जो C# का है वही है। अगर दूसरे फंक्शन के अंदर घुसना है तो F11, ठीक है ठीक है। शिफ्ट और F11। फंक्शन से बाहर आना है तो F11, शिफ्ट प्लस F11। कि मान लो जी। इसके अंदर एक दूसरा फंक्शन कॉल किया है, उसके अंदर आप घुस गए, तो आपको अब पूरा एग्जीक्यूट करना ना हो, बाहर आना हो यहाँ पे वापस, तो शिफ्ट तो प्लस शिफ्ट। F11। तो ये सारे बटन है यहाँ पे। अब मान लो एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है जो हम यूज करते हैं हम लोग, कोई आपको वेरिएबल, जैसे आप डिबग कर रहे हो ना, आपको किसी की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, मान लो इस कलर की वैल्यू आपको देखनी है, तो यहाँ पे प्लस किया और कलर डाल दिया, एंटर मार दिया। अब जब जब यहाँ पे वैल्यू कलर की जो जो होती रहेगी वो प्रिंट होता रहेगा। दिखाता हूँ क्या है मेरा, मैं कहने का मतलब क्या है। समझ गया सर। ऊपर लगा देता हूँ डिबगर, पहले यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे आया डिबगर, वॉच में जाके देखो, कलर अभी नॉट चलो अवेलेबल नोट है, है। क्योंकि भाई कलर अभी हाँ। तो हमारा आया ही नहीं ना, कलर आगे आएगा। F10 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 करते रहो, जहां पे भी कलर आएगा, ये देखो कलर आ गया, अभी तक नॉट अवेलेबल आ रहा है यहाँ पे, जैसे ही कलर आ गया F11। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये हमें करना पड़ता है, इसलिए दिखा रहा हूँ। कई सारे वॉच लगाने पड़ते हैं कि कई सारे वेरिएबल, इसकी वैल्यू कब चेंज हुई, क्या हुआ, ये सब चेक करने के लिए, और यहाँ पे डिबगर करने के लिए ऐसे डिबग किया जाता है। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है सर। चलो सही है, जैसे अभी मतलब फंक्शन पूरा नहीं हुआ, अभी फंक्शन में बहुत सारी चीजें बाकी हैं। तो एक काम करते हैं, आप आज यहीं पे रुकते हैं, कल पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से वैसे ही बहुत सारा हो गया है, और वो बेटर रहेगा, कल पढ़ेंगे, वरना सब कुछ वो हो जाएगा, थोड़ा गुच्चा मुच्छड़ हो जाएगा। क्लियर है, यस सर। सही है? कल पढ़ना चाहोगे, अभी कंटिन्यू करना चाहोगे? ना कोई सर, नहीं, कल कल पढ़ लेंगे, कल करते बस हैं। सही है।
हाँ कल मतलब नेक्स्ट क्लास थर्सडे को। हाँ जी, हाँ जी, परसों। ठीक है, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सर। फंक्शन पढ़ेंगे और कुछ अभी इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं, जैसे एरे के ऊपर ना एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट में बहुत सारा हमें काम करना पड़ता है, तो वो कौन कौन से मेथड से आप वो काम कर सकते हो वो सब बताऊंगा, जो आपके कोड में जनरली कई जगह यूज कर रखा होगा लोगों ने और आपको भी करना पड़ेगा, तो मजा आएगा कि नेक्स्ट क्लास में। चलो ठीक है सर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब सर तक के लिए 5 बाय बजे ही, बाय। फिर थर्सडे भी 5 बजे। हाँ हाँ 5 बजे रखते हैं कंटिन्यू। ठीक है सर, थैंक यू ठीक सर, थैंक यू है, सर। ऑलराइट, बाय बाय। बाय सर।